स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनीषा। लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक्स के इंट्रोडक्शन को पढ़ लिया था। अब हम करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो अब से हम पढ़ने लगेंगे। मैंने बोला था कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे लॉज पढ़ेंगे कि कैसे हमारी हीट एनर्जी है वो गवर्न होती है। ठीक है, तो मिल लिया। अब हम अपना पहला लॉ पढ़ने जा रहे हैं। पहला लॉ है जीरोथ लॉ। ओके, पहला लॉ फर्स्ट लॉ नहीं है। देयर आर 3 लॉज, दैट इज जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। ठीक है, तो 3 लॉज आपको याद रखने हैं कि फर्स्ट लॉ होता है जीरोथ लॉ, सेकंड लॉ होता है फर्स्ट लॉ, और जो सेकंड लॉ होता है थर्ड लॉ होता है वो सेकंड लॉ। ठीक है, इट इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, तो कोई बात नहीं, आपको बस याद रखना है, जीरोथ लॉ पढ़ना है। कि अब देखते हैं जीरोथ लॉ क्या होता है। ठीक है बेटा, तो आपका जीरोथ लॉ, जीरो या फिर कुछ नए अंदाज में लिख लेते हैं जीरोथ लॉ। आप इसे ओथ लो मत कर देना, ये लिख लेना अपना, ये क्या है जीरोथ लॉ। ठीक है, और ये भी आप पे हंस रहा है। अब देखो बेटा, अब क्या है कि आप पढ़ने जा रहे हो जीरोथ लॉ। अब इससे पहले आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है कि हीट का ट्रांसफर एडियाबैटिक और डायथर्मिक वॉल्स आपने पढ़ ली थी। तो एडियाबैटिक और डायथर्मिक वॉल्स का इसमें थोड़ा सा हमारा यूज है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो उसी से रिलेटेड है। उससे पहले एक बार मैं रिवीजन करा देती हूँ। कम्यूटेटिव में आपने क्या पढ़ा होगा, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ए की बी के साथ, है ना, और बी की सी के साथ, ए की बी के साथ करिए, बी की सी के, अगर ए की मल्टीप्लीकेशन बी से मल्टीप्लीकेशन और इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, तो मेरी ए मल्टीप्लाई बाय सी भी इक्वल होगी। या फिर मैं ऐसे कह सकती हूँ कि ए प्लस सी, अगर ऐसे है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी के, तो वो इज इक्वल टू होगा ए प्लस सी के। या फिर ऐसे होता था, अगर ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के, तो ए भी किसके इक्वल होगा, सी के। ये चीजें आपने पढ़ी है ना, अपनी मैथ्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ी है ऐसी चीजें। ठीक है, तो मेरे जीरोथ लॉ, अब मैंने जीरोथ लॉ से पहले ये क्यों बताया, तो बेटा जीरोथ लॉ भी यही होता है। अगर ए हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में बी के साथ और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में सी के साथ, तो ए हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में सी के साथ भी होगा। ठीक है, तो ये मेरा जीरोथ लॉ बताता है। अब इसे मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगी, मैं लिखूंगी कैसे, और इन्होंने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया होगा जिसकी वजह से ये हमारा आया है। ठीक है, मतलब हमारा 3 सिस्टम्स लिए ए बी सी, ए को मैंने बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में प्रूव किया और बी को मैंने सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में प्रूव हुआ। तो वहां से क्या हुआ, जब हमने देखा कि ए भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो रहा है। ठीक है, तो मैंने ये हमारा किया था। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, अगर मैं लिखूं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आप अपने नोट्स प्लीज साथ के साथ बना लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when the thermodynamic system A and B are separately in thermal equilibrium with separately in system C, then system A and B are in thermal equilibrium with each other also। ठीक है बेटा, मैंने वही बात लिखी है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर हमारा एक सिस्टम होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए और बी होते हैं, वो हमारे सेपरेट किए गए हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में किसी एक सिस्टम सी में, तो हमारे वो क्या होंगे कि हमारे ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में एक दूसरे के साथ भी होंगे। ठीक है, कोई एक सिस्टम, इन्होंने क्या लिया कि कोई एक सिस्टम सी है, वो हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर मैंने उसमें सिस्टम ए ले लिया और सिस्टम बी ले लिया, तो जो मेरे ए और बी सिस्टम होंगे वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, क्योंकि ये दोनों सी के साथ थे। ए भी सी के साथ था, बी भी सी के साथ था, तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए। तो देखो बेटा कैसे किया ये, जैसे इन्होंने लिया, सबसे पहले क्या किया बेटा, जैसे इन्होंने हमारा सिस्टम ए और बी लिया, ये हमारा कोई सिस्टम है सी, तो इन्होंने इसको तो हमारा इसे ऐसे सेपरेट किया और इसे ऐसे सेपरेट किया।
एक ये चीज है मेरी और एक ये चीज है मेरी। ठीक है, जब आप इसे देखोगे बेटा, ये है मेरा सिस्टम ए, ये मेरा सिस्टम ए, ये है मेरा सिस्टम बी और ये है मेरा सिस्टम सी। तो इसमें देखो बेटा ए बी और सी में इसमें क्या है, जो मेरा सिस्टम है ए और बी को मैंने सेपरेट किया एडियाबेटिक वॉल से। किससे? एडियाबेटिक वॉल से। एडियाबेटिक वॉल से मतलब सेपरेट करने का मतलब होता है कि ए और बी सिस्टम के बीच में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, और जो मेरा सी है बेटा, जो ये वाली वॉल है, ये है मेरी डायाथर्मिक वॉल। कौन सी वॉल है? डायाथर्मिक वॉल। आप जब मैं बोलती हूँ ना कि कौन सी बोल है, तो आप अपने मन में बोला करोगे कि उससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपको याद भी लंबे टाइम के लिए होगा। ठीक है बेटा, तो मैं जब बोलने के लिए बोलती हूँ तो आप बोला करो थोड़ा बहुत। तो एडियाबेटिक वॉल और हमारा ए और बी जो सेपरेट किए गए हैं सी से, दैट वाज बाय डायाथर्मिक वॉल। अब डायाथर्मिक वॉल में बेटा क्या हो रहा है कि हीट ट्रांसफर तो हो रही है। ठीक है, मतलब सारी चीजों में चेंज हो रहा है। तो मेनली एडियाबेटिक वॉल से चेंज करने का मतलब है यहाँ पे कि हमारे किसी ए और बी में हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बल्कि सी के साथ हीट का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो मैंने हमने क्या देखा बेटा कि इसमें हमने जब देखा कि ए और सी के साथ है, यहाँ पे तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ए की वैल्यू इसके साथ भी चेंज हो रही है और बी की वैल्यू इसके साथ भी चेंज हो रही है। और कब तक चेंज हो रही है बेटा? जब तक उनकी वैल्यू हमारे इक्वल ना हो जाए। ठीक है, मेनली स्टेट्स ऑफ ए एंड बी चेंज नो फर्दर, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि दे आर टू बी इन इक्विलिब्रियम। मेनली देखो, ए की वैल्यू कुछ और थी, बी की वैल्यू कुछ और थी, और सी की वैल्यू तो आपको पता है, तो ए सी के साथ हीट चेंज कर रहा था और बी भी सी के साथ हीट चेंज कर रहा था। और वो कब तक हीट चेंज करते रहे बेटा? जब तक हमारी ए और बी की वैल्यू दोनों सेम ना हो गई हो। ठीक है, मेनली यहाँ से भी जो वैल्यू जा रही थी वो हमारी सी तक कब तक जाती रही? जब तक वो वैल्यू उस वैल्यू के इक्वल ना हो गई हो जो बी से जा रही है। इसका मतलब अगर देखो, यहाँ पे था 24, यहाँ पे थी 28 वैल्यू और यहाँ पे थी 29 वैल्यू, तो यहाँ से भी जाएगी वैल्यू, यहाँ से भी एक गई, ये कितनी हो गई? 25 और ये हो गई 27, और यहाँ से भी जाएगी एक वैल्यू, तो ये हो गई 26 और ये हो गई 28। ठीक है, तो यहाँ से ये और जाएगी क्योंकि वैल्यूज अलग है। ठीक है, और वैल्यूज जब तक जाती रहेंगी बेटा, मानो जैसे 27.5 पे तीनों की इक्वल आ जाती है, तो जब तक तीनों की वैल्यू 27.5 ना आ जाए तो ये हमारी प्रोसेस चलती रहेगी। और जब ये इक्वल हो जाएगी तो हमारी जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, ठीक है, वो हमारे स्टेट्स चेंज नहीं करेंगे, दे विल नॉट चेंज देयर स्टेट नो फर्दर। ओके, तो मेनली कब तक? जब तक वो हमारे इक्विलिब्रियम में ना हो। तो इसे अगर मैं लिखूं तो हमारा मेनली क्या था? फिजिकल क्वांटिटी that determines whether for node given system A is in thermal equilibrium with another system B is called temperature। तो क्या बेटा, जो फिजिकल क्वांटिटी डिटरमिन करती है कि सिस्टम ए हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं सिस्टम बी के साथ, वो क्वांटिटी होती है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में अगर हम बताएंगे कि मेनली अगर बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं, तो वो किस बेसिस पे बता सकते हैं बेटा? उनके टेम्परेचर के बेसिस पे। जब तक वो टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, वही चीज जो मैं बोल रही थी, अगर इसकी वैल्यू 27, तो मैं जो बोल रही हूँ उसका मतलब टेम्परेचर है। अगर उसकी वैल्यू 27 डिग्री, उसके 28 डिग्री, तो जब तक हमारे दोनों की 27.5 नहीं हो जाती, तब तक वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे ना। 27 वाले की थोड़ी सी बढ़ के आई है और जो 28 वाले की है वो थोड़ी सी कम हो गई है। ठीक है, तो हमारा वो इंक्रीज और डिक्रीज हमारा डिपेंड करता है कि हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम कैसे होगा। तो बस आपको याद रखना है कि जो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है वो हमारे टेम्परेचर की वैल्यू की वजह से होता है। ठीक है, तो अब अगर देखो हमारा क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि थर्मोमीटर रिकॉर्ड करता है हमारा, और इसी से हम देखते हैं कि वही चीजें तो आप समझ गए कि टेम्परेचर तब तक जाता रहेगा जब तक हमारी इक्वल ना हो जाता है। और मेनली क्या होता है, अगर हमने क्या किया कि ए से किया
ठीक है, अगर हमने किसी भी थर्मोमीटर की वैल्यू ए से फाइंड करी और फिर बी सिस्टम की वैल्यू ए उसी थर्मोमीटर से फाइंड करी तो दोनों को मिला दिया तो तब भी वो वही वैल्यू देगा। इट मीन्स जो दोनों के मिक्सचर की होनी चाहिए थी, अगर ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू है 4 तो मिलके कितनी चाहिए थी 6। ठीक है, तो वही वैल्यू देगा वो जब हमारे थर्मोमीटर से देता है। तो वो वाली चीजें भी अब हमारी कोई भी सिस्टम में अगर आप चेंज कर लेते हो, जैसे आपने पढ़ा, आपने इसे एडियाबेटिक बोला है, अब बाद में आप कर दो चेंज किसे, एडियाबेटिक को डायाथर्मिक से। इट मीन्स हमारा ए और बी को हमने डायाथर्मिक से कर दिया है और सी के साथ हमारे जो ये बोल है इससे हमने कर दिया है, इसे हमने कर दिया है इससे चेंज। ये कौन सी बोल करती है बेटा, अब ये करती है एडियाबेटिक। इट मीन सी के साथ अब मेरा कोई चेंज नहीं है, सी ए के साथ भी है और सी बी के साथ भी है, बट हमारी ए और बी हमारी डायथर्मिक बोल से। इट मीन्स उनका हीट ट्रांसफर होगा, वो कब तक हो जाएगा, जब तक वो इक्वल ना हो जाए। तो आप इसमें ले सकते हो कि जब तक हमारा, तो बस इसमें आपको याद रखना है कि अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए सी के साथ भी होगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ही आती है, इससे ज्यादा नहीं आता है, वो भी कभी कभी। जीरोथ लॉ एज मच नॉट इम्पोर्टेंट। जब आप फर्स्ट लॉ जाएंगे, फर्स्ट लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पे से तो क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क में भी, 2 मार्क में भी। ठीक है, तो मैं बता दूंगी जब मैं आपको कराऊंगी कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले एक बार जीरोथ लॉ को देख लेते बेटा कि कैसे स्टेट कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसे दोबारा से। ओके, तो देखो इसे हम डिफाइन करेंगे। देयर एग्जिस्ट a scalar quantity called temperature, which is a property of all thermodynamic systems such that equality of temperature the equality of temperature is the only condition for the thermodynamic system to be in thermal equilibrium. ओके, तो मेनली क्या है, हमारी एक स्केलर क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है, दैट्स कॉल्ड टेम्परेचर। वो क्या करती है बेटा कि इक्वालिटी है हमारी टेम्परेचर की, वो इज द ओनली कंडीशन फॉर द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो मेनली टेम्परेचर होता है वो हमारी ओनली कंडीशन होती है जो बताता है कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं। ओके, तो ये हमारा होता है जीरोथ लॉ के लिए। अब यही हमारा क्या होता है, अब देखो बेटा अब क्या हुआ था कि हमारे जीरोथ लॉ के बाद फर्स्ट लॉ भी आया है, सेकेंड लॉ भी आया है। तो हमारा क्या हो सकता है कि इसकी कुछ हमारी लिमिटेशंस रही होगी। ठीक है, अब लिमिटेशंस क्या रही होंगी, आपको पता है कि जो हमारा प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और हमारा जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। इट मींस जितना ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, और जितना ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतनी ज्यादा वो गैस या कोई भी लिक्विड एक्सपेंड होता है और हमारी वॉल्यूम उसकी बढ़ने लगती है एक्सपेंशन की वजह से। बट वी नो जो हमारा बॉयल्स लॉ होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अब देखो P हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T था और T हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V था, तो हमारा P ऑल्सो मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, बट ऐसा नहीं होता है। तो मेनली कुछ पॉइंट्स पे ऐसा हुआ कि जीरोथ लॉ अपनी जस्टिफिकेशन नहीं दे पाया, तो इसलिए ये फेलियर हो गया और इसके ऊपर हमारा कोई दूसरा लॉ आ गया जो इसे डिफाइन कर सकता है। ठीक है, तो P ये हमारा ले सकते हैं कि मेनली जैसे ड्रॉबैक में पूछा जाता है कि हमें पता है कि जब हमारा कोई भी थर्मल इक्विलिब्रियम में सिस्टम होता है ए बी के साथ और बी सी के साथ, तो हमारा ए भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। बट वी नो आवर प्रेशर इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड अवर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये आप पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला भी पढ़ चुके हैं आप और टेम्परेचर वाला भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, मेनली क्या होता है कि चार्ट्स में हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम होती है और सॉरी बॉयल्स में आपकी क्या होती है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है। तो यहाँ से आपको देखना था P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, तो दिस मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस ना, P मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, बट ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या है कि हमारा क्या होगा कि इसका फेलियर हो गया। ठीक है, देयरफॉर इट इज द फेलियर ऑफ जीरोथ लॉ। ओके, ये हमारा क्या हो गया, जीरोथ लॉ के लिए फेलियर हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या कि बेटा कि हमारा जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है वो हमारा हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जो गैस जो होती है वो एक्सपेंड करती है फ्रीली। ठीक है, जो हमारी कोई भी गैस का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो एक्सपेंड करती है फ्रीली किसी भी एक वैक्यूम में। सिमिलरली अगर हम देखिए कि मिक्सचर ऑफ पेट्रोल है और एयर है तो वो लाइट जो हमारे इग्नाइट किए जाते हैं तो स्पार्क होती है दोनों में इक्विलिब्रियम स्टेट में। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम इज एक्वायर्ड इवेंचुअली विद टाइम। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो टाइम के साथ होता है। ठीक है, तो मेनली हमारा जरूरी नहीं होता है कि थर्मोडायनेमिक्स हमारा मेनली इक्विलिब्रियम होगा तभी होगी, तो कई हमारे एक्सेप्शंस भी होते हैं, आपको पता है देयर इज आल्सो एक्सपेंशन इन एवरीथिंग। तो इसलिए बेटा कि हमारा अगर पूछे कि क्या हमारा मस्ट होना जरूरी है तो इसका मतलब नो हो सकता है। ठीक है, मे बी और मे बी नॉट, जरूरी हो भी सकता है किसी केसेस में और जरूरी नहीं भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अब मेनली है बेटा कि एक होती है इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, और मेनली थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल होता है और इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है। इसके लिए मैं आपको डेफिनेशन ही बताऊंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। जो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल होता है इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन बहुत सारी है, तो आपको लिखने ज्यादा जरूरी है बेटा। ठीक है, मतलब आप लिख लो, आपको पता होना चाहिए, फिर भी ना कि आपको सिर्फ आइडिया चाहिए। थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल मेनली क्या होता है, ये जो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स होते हैं किसी भी एक सिस्टम के ऑफ अ सिस्टम, अगर मैं इसे डिफाइन करती हूँ, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल ऑफ अ सिस्टम आर द पैरामीटर्स which describe equilibrium state of the system। ठीक है, मेनली थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ एनी सिस्टम। ओके, तो मेनली अब इसमें हमारा यही था, इससे ज्यादा नहीं होता है। और जो इसकी इक्वेशन होती है, इक्वेशन आपने पढ़ी है, जो आइडियल गैस इक्वेशन आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, PV इज इक्वल्स टू nRT होती है। nRT में हम यहाँ म्यू भी यूज कर सकते हैं, म्यू RT। और जब म्यू और n होता है वो क्या होता है, म्यू या फिर n वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। और मेनली आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, और टी आपको पता है टेम्परेचर होता है, वी हमारा प्रेशर, वी हमारी वॉल्यूम होती है, पी प्रेशर होता है। तो ये चीजें होती हैं। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम और वेरिएबल में इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। और एक होती है बेटा इसमें क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ओके, तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। और याद रखना बेटा जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं आप यहाँ से भी देख सकते हैं, PV इक्वल्स टू म्यू RT। थर्मोडायनेमिक जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और मेनली हमारा टेम्परेचर होता है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी भी होती है, वो इंटरनल एनर्जी मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे होती है। ठीक है, तो एक होती है बेटा क्वासी स्टैटिक। क्वासी का मतलब हमारा लेते हैं कि क्वासी का जो मतलब होता है वो होता है नियरली इक्वल या फिर नियरली स्लोप। ओके, तो क्वासी स्टेट का ये कि बिल्कुल हमारी स्टैटिक जैसी। ठीक है, तो मेनली जो प्रोसेस होती है ना इसमें जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है वो इनफाइनाइटली स्लो होता है। जो हमारी प्रोसेस होती है चेंज करने की स्टेट को थर्मोडायनेमिकली सिस्टम में, वो बहुत ही नॉर्मली वेरी स्लो होती है, मतलब इनफाइनाइटली वेरी स्लो होती है कि बहुत ही ज्यादा स्लो, कि 3 दिन में जाके थोड़ा सा कुछ असर पड़ा हो किसी स्टेट पे, बट स्टेट में चेंज होता जरूर है तो वी कांट नेग्लेक्ट इट। तो बट होता बहुत ही स्लो है, इनफाइनाइटली स्लो चेंज होता है, जिसकी वजह से हम इसे बोलते हैं
क्वासी स्टैटिक, इट मीन्स इट इज अ नियरली स्टैटिक। ओके, मतलब बिल्कुल ऐसी है जो स्टेबल स्टेट है, मतलब ज्यादा इसमें चेंजेस होते नहीं है। ठीक है, तो मैं इसे डिफाइन कैसे करूंगी? थर्मोडाइनमिक प्रोसेस in which there is infinitely slow change that process is called static, is called quasi static या फिर नियरली स्टैटिक स्टेट। ओके, तो ये होते हैं बेटा मेरी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, जिसमें हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जिसमें हमारा इनफाइनाइटली स्लो चेंज होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक। ठीक है, मेनली हमारा क्या है कि कोई भी वेरिएबल्स है पी वी टी, हमारा वो बहुत स्लोली जा रहे हैं। ठीक है, देयर इज अ वेरी स्लोली चेंज, द सिस्टम अंडरगोज changes in its undergoes the system undergoes changes in its variables P, V, T so slowly that it continues to be thermal and mechanical equilibrium with its surrounding throughout। ओके, तो मेनली क्या होता है बेटा, जो सिस्टम हमारा होता है, जो हमारा चेंज करता है अपने प्रेशर में, वॉल्यूम में और टेम्परेचर में, वो बहुत स्लो करता है, तो उसे हम एज अ थर्मल इक्विलिब्रियम में ले लेते हैं कि थर्मल या मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो गया ये अपनी सराउंडिंग के साथ, और हम ले लेते हैं कि सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम होने के लिए जो थोड़ा बहुत चेंज कर लेता है। ठीक है, तो मेनली बहुत स्लो जो होता है वो हमारा क्वासी स्टैटिक स्टेट होता है। इसमें हमारा एक मेन पॉइंट है, क्वासी स्टैटिक स्टेट में हमारा जो टेम्परेचर का जो प्रेशर्स का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो मेनली इन क्वासी स्टैटिक स्टेट द डिफरेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द सिस्टम and the external pressure is infinitely small। ठीक है, जो मेनली हमारा सिस्टम का प्रेशर होता है और जो हमारा किसी भी एक सराउंडिंग का या एक्सटर्नल जो प्रेशर होता है उसका जो डिफरेंस होता है वो बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, तो मेनली जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है वो एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है, जो प्रोसेस मस्ट बी इनफाइनाइट स्लो। तो मेनली इसमें हमारा क्या चाहिए कि शुड नॉट इन्वॉल्व लार्ज टेम्परेचर ना, क्योंकि बहुत ज्यादा स्लो है तो हमारा ज्यादा लार्ज टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेनली इसमें हमारा जो डिफरेंस है या फिर ज्यादा लार्ज टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस, या फिर एक्सीलरेटेड मोशन जो है पिस्टन के उसमें भी ज्यादा हमारा एक्सीलरेटेड मोशन नहीं होनी चाहिए पार्टिकल्स की। तो मेनली यही चीजें हैं कि हमारा टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस भी लार्ज नहीं होना चाहिए अगर ये किसी हाइपोथेटिकल प्रोसेस है ये, तो इसके लिए हमें टेम्परेचर डिफरेंस भी कम होना चाहिए। और मेनली जो हम मॉलिक्यूल्स लेंगे किसी भी एक पिस्टन में, कंटेनर में, गैस के मॉलिक्यूल्स, तो उसमें हमारा वो एक्सीलरेटेड नहीं होने चाहिए। ठीक है, उनकी कोई मोशन नहीं होनी चाहिए, ये ना हो कि वो अपनी कोई मोशन एक्सर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये था मेरा क्वासी स्टैटिक स्टेट। अब इसके बाद आता है बेटा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ बड़ा है नहीं इस चैप्टर में, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जिसे अब बेटा थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस।
डायनामिक प्रोसेसेस। ओके, तो मेरे बेटा 4 तरह के प्रोसेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल एंड द सेकेंड वन इज बेटा एडियाबैटिक, थर्ड वन होती है बेटा आइसोबैरिक एंड द फोर्थ वन इज आइसोबारिक। देखो, अब बिल्कुल नाम से ही देखेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है बेटा। आइसोथर्मल की मेनली जो हमारा थर्मल है, इट मीन से रिलेटेड है टेम्परेचर से। तो इसमें हम लेते हैं जो हमारा टेम्परेचर होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि ये प्रोसेस कब अकर होती है, जब हमारा टेम्परेचर हो कांस्टेंट। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस इज occurs when temperature is constant। ठीक है, टेम्परेचर हमारा क्या हो बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो। इट मीन्स डेल्टा टी जो है वो 0 है। इट मीन्स जो चेंज इन टेम्परेचर है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा। तो आइसोथर्मल मेरी वो प्रोसेस होती है बेटा जब मेरा टेम्परेचर होता है उस प्रोसेस में कांस्टेंट। ठीक है, तो टेम्परेचर मेरा होता है 0। अब एडियाबैटिक में आपको पता है, मैंने बोला है हीट ट्रांसफर नहीं होती है। इट मीन्स हीट चेंज नहीं होती है। हीट जो कांस्टेंट होती है जिस इक्वेशन में, वो होती है एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, तो देखो आइसोथर्मल हो गया, टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। एडियाबैटिक में मैं आपको बता चुकी, एडियाबैटिक में होता है मेनली जो हमारी चेंज इन हीट है वो 0 है। इट मीन्स जो मेरी हीट है, हीट को हम क्यू से डिफाइन करते हैं, दैट इज हीट जो है वो है कांस्टेंट। क्या है वो, कांस्टेंट। आप ही बोलिए क्या है, हीट कांस्टेंट। हीट कांस्टेंट वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक। आप भी अपने से रिपीट करते रहिए ये चीजें, क्योंकि अभी तो आप पढ़ रहे हो बेटा, बट जब बाद में आप खुद से करते हो ना तो यही चीजें बहुत कंफ्यूजन होती है। सीधा से एकदम से मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि एडियाबैटिक कौन सा होता है, आइसोबारिक कौन सा होता है, आइसोकोरिक कौन सा होता है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए ना। इसे बेटा आइसोकोरिक को हम आइसोवॉल्यूमिक भी बोलते हैं। ठीक है, आइसोवॉल्यूमिक। अब आइसोकोरिक से आपको समझ आए ना आए, बट आइसोवॉल्यूमिक से आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि इसमें क्या होती है, वॉल्यूम कांस्टेंट। इट मीन्स इसमें क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा। ठीक है, जो वॉल्यूम थी वो कांस्टेंट हो जाएगी। ओके, तो इसमें हमारा चेंज इन क्या है, मेरा कांस्टेंट 0 है। अब देखो जो आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक आपको पता है प्रेशर की जो यूनिट्स होती है दीज आर बार। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए या मेनली पास्कल और बार होती है। तो आप आइसोबारिक से समझ सकते हो बेटा कि ये प्रेशर है। मैं आपको ये ट्रिक्स बता रही हूँ कि आप याद कैसे करेंगे। थर्मल से टी हमारा कनेक्टेड होता है टेम्परेचर, एडियाबैटिक बच्चा वो क्यू हो जाता है, आइसोवॉल्यूमिक आइसोकोरिक कौन से होते हैं, वॉल्यूम से, आइसोबारिक प्रेशर से होता है, तो वो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। इट मीन जो टेम्परेचर चेंज हुआ है वो 0 है, तो प्रेशर का क्या रहा होगा मेरा, प्रेशर क्या रहा होगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये 4 हमारी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। अब मेनली बस इसमें एडियाबैटिक ध्यान रखना कि एडियाबैटिक में देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट, हीट इज कांस्टेंट। ओके, अब देखो ये अगर लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा ना स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट, तो मेनली जो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होती है ये 1 मार्क का पूछा जाता है बेटा। मैं आपको कॉम्पिटिटिव के लिए बता रही हूँ। तो इसमें देखो जो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है ना बेटा, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस जो मेरा C होता है वो 0 होता है, जो मेरी स्पेसिफिक हीट होती है वो 0 होती है। और जो आइसोथर्मल के लिए होती है, आइसोथर्मल के लिए जो मेरी हीट होती है वो होती है मेरी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो C होती है इनफाइनाइट होती है। इसमें क्या होता है, मेनली जो C का 0 होने का मतलब, मेनली जो हमारा क्या होता है कि हीट रिक्वायर होती है ना, मेनली जो स्पेसिफिक हीट होती है वो हीट रिक्वायर होती है 1 यूनिट में 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने के लिए। अब आपको पता है एडियाबैटिक में क्या है, अब हमारी हीट कांस्टेंट है तो हीट रिक्वायर होगी, तो वो हीट रिक्वायर हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे हीट कांस्टेंट रखनी है। जो मेरी इनिशियल वैल्यू की थी मुझे फाइनल वैल्यू पे लेके नहीं जानी। तो यहाँ पे जो मेरी हीट है वो क्या है, जो क्यू है वो डेल्टा क्यू के इक्वल है, मतलब चेंज इन हीट भी हमारा हीट जितना ही है। तो मेनली एडियाबैटिक में C इसलिए 0 हो जाता है। और आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, ये इज इक्वल्स टू नियरली इनफाइनाइट। तो क्या हो जाती है, देखो मेनली क्या हो जाता है, हीट इज इक्वल्स टू CM डेल्टा T। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि C निकालना मुझे Q,
अपॉन एम डेल्टा टी होता है। अब आपको पता है आइसोथर्मल में क्या होता है बेटा, टेम्परेचर का जो चेंज है वो जीरो होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो इसमें जीरो आ जाएगा, तो सी मेरा आइसोथर्मल के लिए इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे मेरी ये हमारी एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस थी, और मेनली आइसोवॉल्यूमिक और आइसोबारिक भी आप कर चुके हो। तो अब इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि इनका यूज अब नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।